दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है अधिकार यानी राइट्स चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अंत में हम अधिकार यानी राइट से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स को भी कवर करेंगे, जो आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज करने में महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अधिकार अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार कथन है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को अधिकार प्रदत्त होते हैं। कारण है कि मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर के द्वारा ए की सही व्याख्या भी की गई है। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को अधिकार प्रदत्त होते हैं, जिनको प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। और कारण है कि मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, ये प्राकृतिक अधिकार सबसे पुराने अधिकार माने जाते हैं और इनको ये कहा जाता है कि ये प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को प्रदत्त होते हैं और मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के बारे में ये कहा गया है कि एक देश आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक रूप से विकसित हो सकता है, जबकि वह आधुनिकीकरण के मामले में अभी भी बहुत पिछड़ा है? ऑप्शन है आपके अर्जेंटीना, भारत, ब्राज़ील या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है ये कथन ये भारत के संबंध में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, लॉक के लिए एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता क्या है? तो आप जानते हैं लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, जो कि व्यक्तियों को जन्म से यानी प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता जो है वो सार्वभौमिक अधिकार है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जब हम अधिकार चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर आता है, एक कथन है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बोसांके, ग्रीन, लास्की या मैकाइवर। तो सही उत्तर है बोसांके। दोस्तों, याद रखिएगा, बोसांके का कहना है कि अधिकार वे दावे हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। दोस्तों, अधिकार जो है सभ्य समाज में एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अधिकारों के बारे में बोसांके का कहना है कि अधिकार वे दावे हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन है देखिए, अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है या फिर राज्य परंपराओं की देन है। इसमें से कौन सा कथन ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की विशेषता है? तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि राज्य परंपराओं की देन है, ये अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है। दोस्तों, आप जान लीजिए अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार इतिहास के परिणाम हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन करते होते हैं, वे रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं
रीति रिवाज जो है नियम कानून के रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है। यहाँ समाज की स्वीकार्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी नियम कानून को अधिकार बनने के लिए। तो जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वे अधिकार बन जाते हैं। और आप जान लीजिए कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक एडमंड बर्ग हैं। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है, देख सकते हैं, कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, या फिर न्यायालयों की शक्ति या नीति शास्त्र की शक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। रीति रिवाज और परंपराएं अधिकारों का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। आप जान लीजिए कि नैतिक अधिकार भी होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है और वैधानिक अधिकारों को कानून की शक्ति होती है। इसी कारण ये वैधानिक या इनकी कानूनी मान्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अधिकार क्या हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि अधिकार है। ऑप्शन है आपके, राज्य प्रदत्त परिस्थितियां और अवसर, राज्य द्वारा व्यक्ति के मार्ग का अवरोधक, राज्य के लिए बोझ या कोई नहीं। तो सही उत्तर है, राज्य प्रदत्त परिस्थितियां और अवसर अधिकार कहलाते हैं। अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली अनुकूल परिस्थितियां, अवसर और सुविधाएं हैं जिनसे उसका आत्म विकास और व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न है, अधिकार जीवन के वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन लास्की का है। हेराल्ड जोसेफ लास्की कहते हैं कि अधिकार जो हैं जीवन की वे दशाएं या परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य को ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो व्यक्ति के आत्म विकास और सर्वांगीण विकास में सहायक हों, और यही धारणा जो है कल्याणकारी राज्य का जो मार्ग है वो प्रशस्त करती है। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का समूह है। ऑप्शन है ऑस्टिन, लॉक, बेंथम या फिर डायसी। तो सही उत्तर है डायसी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अधिकारों की विशेषताएं कौन सी हैं, आपको बताना है। अधिकार व्यक्ति की मांग या दावे हैं, सही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अधिकारों की विशेषताएं कौन सी हैं। अधिकार व्यक्ति की मांग हैं। अधिकारों का अस्तित्व समाज में संभव है, सही है। इनको राज्य द्वारा संरक्षण या मान्यता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन आपके सही हो जाएंगे अधिकारों के बारे में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकार व्यक्ति के वे दावे या जो मांग हैं जिनका अस्तित्व समाज में संभव है, इन्हें राज्य द्वारा संरक्षण और मान्यता प्राप्त होती है और इनके द्वारा व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तिगत विकास संभव होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बारकर ने अधिकारों के कितने प्रकार बताए हैं? अर्नेस्ट बारकर ने अधिकारों के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 2, 4 या 6? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 अधिकार। याद कर लीजिए, बारकर ने अधिकारों को 3 रूपों में बांटा है, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकार नैतिकता की उपज है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, हीगल, ग्रीन, रूसो या लॉक। तो सही उत्तर ये कथन T.H. ग्रीन का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अधिकार नैतिकता की उपज है, ये ग्रीन का कथन है। ग्रीन जो है, ग्रीन ये अधिकारों के आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि अधिकारों के संबंध में इनकी मान्यता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकार नैतिकता की उपज हैं, ये ग्रीन का कथन है। एक और प्रश्न है, अधिकार जन्मजात होते हैं, ये धारणा अधिकारों के किस सिद्धांत की है? ऐतिहासिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत या प्राकृतिक? तो सही उत्तर अधिकारों के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं, न कि राज्य प्रदत्त, इसलिए अधिकार जन्मजात होते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकार जन्मजात होते हैं, ये धारणा अधिकारों के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किन क्रांतियों का मार्गदर्शक रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन है, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या 1 और 2 दोनों? तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने ही अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 और यूएनओ के मानवाधिकारों की घोषणा पत्र 1948 को प्रेरणा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने अमेरिकन और फ्रांस की क्रांति को जो है मार्गदर्शन दिया था। एक और प्रश्न, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसने प्राकृतिक अधिकारों को आलंकारिक बकवास कहा है? ऑप्शन है, गिलक्राइस्ट, एडमंड बर्ग, बेंथम या कोई नहीं? तो सही उत्तर बेंथम हो जाएगा। दोस्तों, ये सिद्धांत अनिश्चित और अस्पष्ट होने के कारण बेंथम इसे आलंकारिक बकवास कहता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है, ये इसकी उपेक्षा करता है बेंथम, और बेंथम कहता है कि अधिकार केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, और वो कहता है कि केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। और बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को आलंकारिक बकवास, अराजकतापूर्ण भ्रांतियां और बैसाखियों पर बकवास कहा है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो सही उत्तर अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार इतिहास की देन है। दोस्तों, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार इतिहास की देन है। इतिहास से तात्पर्य रीति रिवाज, प्रथा और परंपराएं, और ऐसे रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराएं स्थिर होने पर, राज्य और समाज द्वारा मान्यता मिलने पर वो अधिकार का रूप ले लेती हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बर्ग, एडमंड बर्ग, इसके अलावा आपके ऑप्शन हैं मैकाइवर, बर्गेस और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थकों में एडमंड बर्ग, मैकाइवर, बर्गेस, हेनरी मैन और सैगविन आदि विचारक हैं। तो याद रखिएगा, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थकों में ये सभी विचारक शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांट, ग्रीन, हीगल या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अधिकारों के आदर्शवादी या प्रत्ययवादी सिद्धांत के समर्थकों में इमैनुअल कांट, टी.एच. ग्रीन, हीगल, रूसो, बोसांके आदि विचारक हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने की है? आपको बताना है। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने की है? बेंथम, बर्क, गिलक्राइस्ट या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी जेरमी बेंथम, एडमंड बर्क और गिलक्राइस्ट आदि विचारकों ने सभी ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास कहा है? तो आप जानते हैं ये कथन जो है अलंकारिक बकवास, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास की संज्ञा जो है ये बेंथम देता है और ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो है अलंकारिक बकवास हैं। इन्हें अराजकतापूर्ण भ्रांतियां और बैसाखियों पर बकवास की संज्ञा भी वो देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनैतिक अधिकार है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनैतिक अधिकार कौन से हैं? यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरियां पाने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार या उपर्युक्त सभी? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से राजनैतिक अधिकार हैं। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। आप देख सकते हैं, वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये सभी राजनैतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना, ये राजनीतिक अधिकारों में शामिल हैं। वोट देना और वोट लेना व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, जिसके लिए नागरिक होना अनिवार्य है। यानी नागरिक राजनीतिक व्यक्ति है जो यथास्थिति स्थापित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद होता है, मैं भी बार बार इस प्रश्न को कहता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि मत देने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या कोई नहीं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार, मत लेने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक अधिकार हैं। लेकिन अगर राजनीतिक अधिकार ऑप्शन में नहीं रहता है तो मत देने का अधिकार विधिक या वैधानिक अधिकार होगा और कई जगहों पर कई आयोगों ने इसे विधिक या वैधानिक अधिकार को भी इस ऑप्शन को सही माना है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है, जैसे जैसे अपने अस्थायी और निरंतर उपयोग के कारण परंपरा और रूढ़ियाँ स्थिर हो जाती हैं, वे अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेती हैं। कारण है कि विधिक अधिकार एक दावा है जिसे विधि मान्यता देती है और न्यायालय प्रवर्तित करता है। तो यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। आप देख सकते हैं कि जो विधिक अधिकार होते हैं वो विधि उनको मान्यता देती है, राज्य मान्यता देती है और न्यायालय उनको प्रवर्तन करते हैं। जैसे जैसे अपने अस्थायी और निरंतर उपयोग के कारण परंपरा और रूढ़ियाँ स्थिर हो जाती हैं, वो अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसी रूढ़ियों या प्रथाओं को जब सामाजिक मान्यता मिल जाती है तभी ये अधिकार का रूप ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द जो है ये अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपको बताना है। तो लिबर्टी जो है ये लिबर या लाइबर, LIBER, लिबर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधन रहित होना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन बैसाखियों पर बकवास के रूप में किया है। तो ये बेंथम है। बेंथम जो हैं वो अधिकारों के विधिक सिद्धांत के या विधिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। वो प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक केवल बकवास और बैसाखियों पर बकवास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन है थॉमस पेन, एडमंड बर्क, निकोलो मैकियावेली या जेरमी बेंथम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के विरुद्ध नहीं है। तो थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, ये इसके विरुद्ध नहीं हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं, लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में वर्णित किया है। ये आपका कथन है और कारण है भेद मूलक विषमता का समर्थन करके लॉक ने इस अधिकार को निहित स्वार्थों के हाथ एक उपकरण बना दिया है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था, अब आइए लास्ट में जो अधिकार टॉपिक है हमारा उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स को कवर कर लेते हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के रिवीजन के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है। तो नैतिक अधिकार या जो हमारे ऐसे बातचीत या सामान्य अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार इनको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के अधिकार किसे कहते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है। तो वैधानिक अधिकारों के पीछे आप जान लीजिए कानून की शक्ति होती है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है। तो ये हैं जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं। तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत ये मानता है कि जो अधिकार हैं वो राज्य द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत कौन सा है, यानी सभी अधिकार किस अधिकार से निकले हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत है, जो कि अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सभी अधिकारों की उत्पत्ति हुई है किससे। तो प्राकृतिक अधिकारों से सभी अधिकारों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की क्या मान्यता है। तो आप जान लीजिए, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आप जान लीजिए कि इसमें ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन जो है जॉन लॉक ने जोरदार तरीके से किया है और इन अधिकारों की मूल मान्यता ये है कि राज्य से पूर्व ही प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास अधिकार थे और राज्य के आने का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। तो अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, ऐसा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं। तो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। ये जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं। लॉक कहता है दोस्तों, व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया, यानी जब राज्य का विकास या राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले भी व्यक्तियों के पास अधिकार थे और व्यक्तियों ने जब राज्य में प्रवेश किया तो उनके पास प्राकृतिक अधिकार थे और राज्य का उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है।
अगला है दोस्तों, लॉक ने जो है संपत्ति के अधिकार को किन अधिकारों पर जो है महत्व या उसका ऊपर रखा है। तो याद रखिएगा, लॉक ने संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों से ऊपर रखा है। वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है। अगला है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन हैं। तो याद रखिएगा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस पेन और जेफरसन, ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन हैं। तो एडमंड बर्क, मैकाइवर, हेनरी मेन और सेवेगनी, ये सभी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। तो जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स और हॉलैंड, ये सभी लोग अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थकों में शामिल हैं। इसके अलावा अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। तो टी.एच. ग्रीन, इमैनुअल कांट, हेनरिची क्रॉस, लास्की और बोसांके आदि विचारक अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत क्या है। तो ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत सामाजिक चेतना को मानते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसकी देन है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सूत्रपात ग्रीन ने किया था। वो कल्याणकारी राज्य में जो है राज्य का कार्य बुराइयों को या बाधाओं, व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना मानता है। और वो कहता है कि राज्य को अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और नशाखोरी को समाप्त करना चाहिए। और यहीं से कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का जो विचार है वो आता है। इसके अलावा दोस्तों, अधिकारों के चैप्टर से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो हम एक बार चर्चा कर ले रहे हैं। कर्तव्य का पालन करिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन अगर जो हम करें तो हमें अपने अधिकार स्वयं ही मिल जाएंगे। कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। तो अधिकारों का आदर्शवादी या प्रत्ययवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास या सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। ये लास्की का कथन है। और अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि ये अधिकार हैं, अधिकार इसलिए नहीं है कि उन्हें लागू किया जाता है। ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये नैसर्गिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित विचार है। और जो हमने अभी चर्चा किया कि सभी अधिकार मूलतः निकले हैं, तो सभी अधिकार मूलतः प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों से ही निकले हैं। और दोस्तों, अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के कुछ आवश्यक लक्षण हैं। कौन कौन से? इसका सामाजिक स्वरूप होता है, कल्याणकारी स्वरूप होता है, लोकहित में प्रयोग किया जाता है, इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है और अधिकार सार्वभौमिक और सर्वव्यापक होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। हेराल्ड जोसेफ लास्की का कहना है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता देता है। और लास्की ने अधिकारों के संबंध में समानता का समर्थन किया है। उसका कहना है कि अधिकार सबके लिए समान है, राज्य को उन्हें सब नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। और अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता आप जान लीजिए जॉन लॉक हैं। और जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे और सभी को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ये प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे।
और उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना है कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी शामिल कर लिया है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, इसलिए संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है, ये जॉन लॉक का मानना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकार यानी राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और इम्पॉर्टेंट नोट्स को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।